उत्तराखंड में निकाय चुनावों की दस्तक हो चुकी है। चूंकि उत्तराखंड की राजनीति के हिसाब से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लिहाजा सभी पार्टियों में दावेदारों की फौज अपना अपना दमखम दिखाने में लगी है। कहां कहां अब इसको लेकर जंग या कहें कि द्वंद्व शुरू हुआ है। आज के अनकट हफ्ते में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था के वेंटिलेटर पर पहुंचने की और लापरवाह अधिकारियों के कार्यकलापों की चर्चा भी करना जरूरी है। इसी बीच प्रदेश सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों की भी बात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादकों से जुड़ी एक बड़ी खबर पर भी रोशनी डालेंगे और अंत में उत्तराखंड में शुरू हुई शीतकालीन यात्रा के एक सुखद पहलू पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी है। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इसकी अधिसूचना जल्द जारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहली बार देहरादून में मेयर का चुनाव विधानसभा के चुनावों से अधिक आकर्षक हो गया है, जहां लगभग सभी ये मान रहे हैं कि मेयर का चुनाव इस बात पर निर्धारित होगा कि भाजपा किसे टिकट देती है। बड़ी बात यह है कि भाजपा में हर तीसरा आदमी मेयर बनने को तैयार है। पुराने नेता, जननायक एक तरफ, नए नेता, युवा तुर्क यानी उभरते नेता दूसरी तरफ। अब अपने नाम पर मोहर लगवाने के लिए अफवाहों का बाजार यह खबर प्रस्तुत कर रहा है। कोई कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का खास हूं, तो कोई कह रहा है कि मैं विधायक जी का खास हूं, तो कोई किसी मंत्री का सिपहसालार खुद को बता रहा है। देहरादून जो सबसे बड़ा निगम है, इसकी मेयर सीट पर कई भाजपाइयों की नजर लगी हुई है, जबकि भाजपा में शामिल हुए कई अन्य दलों के नेता भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में भी इसको लेकर सियासत गरमा रही है। भाजपा के आकाओं को जौहरी बनकर असली हीरे की पहचान करनी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आकाओं के सामने भारी चुनौती आ पड़ी है, क्योंकि व्यापारी नेता नवीन वर्मा की भाजपा में एंट्री के बाद भाजपा के अधिकांश नेता दिग्गज भाजपाई गजराज बिष्ट की खुलेआम पैरवी करने लगे हैं। एक दिन नवीन वर्मा की सदस्यता टलने के बाद अगले दिन वे भाजपा में शामिल हो तो गए, परंतु उनके आते ही हल्द्वानी के दिग्गज भाजपाई खुलेआम गजराज बिष्ट के पक्ष में सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं। यहां तक कि भाजपा नेताओं का कहना है कि जब हमारे पास मजबूत दावेदार है तो बाहरी व्यक्ति को टिकट देने के बारे में पार्टी सोच भी क्यों रही है। इसके साथ ही राजनीति के पुराने खिलाड़ी गजराज बिष्ट के समर्थकों ने उन्हें टिकट देने की मांग को लेकर जबरदस्त माहौल बनाने के बाद माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। गजराज काला डूंगी क्षेत्र में काफी लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन नैनीताल जिले के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक बंशीधर भगत की यहां मौजूदगी उनके टिकट में हमेशा रोड़ा अटकाती रही। यानी भगत जी की वरिष्ठता के आगे वो हमेशा बैकफुट पर रहे। हालांकि गजराज बिष्ट ने विधिवत रूप से हल्द्वानी नगर निगम के लिए भाजपा में टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी है। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी पर पार्टी को गंभीर रूप से विचार करना पड़ेगा। पार्टी का उन्हें अनदेखा करना भारी भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ तमाम किंतु परंतु के बाद भी व्यापारी नेता नवीन वर्मा आखिरकार भाजपा में ओबीसी पार्टी पदाधिकारियों के विरोध के बावजूद पार्टी में शामिल हो गए। इसके लिए चर्चा है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता की बड़ी सिफारिश के चलते पार्टी के नेताओं का विरोध दरकिनार कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है। एक समय दिवंगत कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश के बहुत करीबी रहे नवीन वर्मा कांग्रेस के बजाय भाजपा के पाले में चले गए हैं, तो इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि पूरे भरोसे के बाद ही पार्टी में आए होंगे। परंतु गजराज को भी हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर ये दोनों नेता आने वाले कुछ दिनों में पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस घड़ी का इंतजार कर रही है। वहीं लालकुआ के दिग्गज बीजेपी नेता पूर्व में भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष रहे नवीन दुमका ने भी फेसबुक में पोस्ट डालकर अपने नेताओं पर विश्वास करना छोड़ बाहरी लोगों को पार्टी में शामिल कर उन्हें लड़ाने की परंपरा पर व्यंग किया है। सवाल यही उठता है कि भाजपा मंगलौर और बद्रीनाथ वाली गलती दोहराएगी।
कुछ ऐसी ही परिस्थिति श्रीनगर नगर निगम में भी बनती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ भाजपा के कैडर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता। मतलब मुश्किल यहां भी हो सकती है। ऐसे में यह देखना होगा कि भाजपा का टिकट किसी नेता के खासम खास की झोली में गिरेगा या फिर भाजपा के किसी कैडर को ही मौका दिया जाएगा। देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस भी यही पैटर्न फॉलो करेगी या कोई नया दाव खेलने की तैयारी में है। बाकायदा चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने तो जनता के सामने माथा टेकना शुरू भी कर दिया है। ऐसे तमाम नेता आप जनता के दरवाजे पर भटकते हुए खूब देख रहे होंगे। दर दर दरवाजे पर दस्तक लगातार दी जा रही है। वैसे दर दर तो इस प्रदेश के मरीज भी भटक रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ देखना हमारे स्वास्थ्य विभाग ने मानो बंद कर दिया है। अब आप उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का एक मामला ही उठाकर देख लीजिए, जहां एक बुजुर्ग मरीज अस्पताल के बाहर 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठा रहा, लेकिन चिकित्सकों द्वारा भर्ती करना तो दूर, उसे प्राथमिक उपचार देने तक की जहमत किसी जमीनी फरिश्ते यानी डॉक्टर ने नहीं उठाई। निराश परिजन मरीज को लेकर लौटे तो रास्ते में बुजुर्ग की मौत हो गई। मामला उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज का है, जहां इमरजेंसी में पहुंचने के बाद भी मरीज करीब 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठा रहा, डॉक्टर की बाट जोता रहा। परिजनों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर के पास कई बार जाकर मिन्नतें की, पर दिल नहीं पसीजा। अस्पताल ने मरीज का आयुष्मान कार्ड न होने का हवाला देते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया। अतः हताश होकर परिजनों को मरीज को लेकर वापस जाना पड़ा और वापस ले जाते समय रास्ते में बुजुर्ग की मौत हो गई। सवाल यह है कि इस तरह से हुई मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रालयों में इतने बिजी हैं कि उनके विभाग की इतनी बड़ी गलती पर भी उनको संज्ञान लेने तक का समय नहीं मिला। यह कोई नई घटना नहीं है, हमारे स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है। इसलिए सरकारी स्कूलों की तरह लोगों का भरोसा सरकारी अस्पतालों से भी अब उठने लगा है। अब एक और ताजा मामला देख लीजिए। दून अस्पताल में ही एक मां 3 वर्ष के घायल मासूम को लेकर इधर उधर भटकती रही, लेकिन उपचार तो दूर, मासूम को भर्ती तक नहीं किया गया। अस्पताल प्रबंधन कभी बाहर से जांच करवाने तो कभी चिकित्सकों के मौजूद न होने की बात कहता रहा। करीब 17 घंटे के बाद, पूरी रात निकल जाने के बाद अगले दिन दोपहर बाद मासूम को भर्ती किया गया। इससे प्रदेश के सबसे बड़े दून अस्पताल की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बच्चे की अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के अलावा कई जांचें होनी थीं। तीमारदारों ने अस्पताल में जांच करवाने की जानकारी ली तो पता चला कि कई जांचें बाहर से करवानी पड़ेंगी। मासूम की मां चिकित्सकों से बच्चे को भर्ती करने के लिए गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों का दिल नहीं पसीजा। मां बच्चे को गोद में उठाए पूरी रात अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठी रही। जैसे तैसे सुबह हुई और मासूम की बाहर से जांचें कराई गईं। इसके बाद भी चिकित्सक बच्चे को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान अगर बच्चे की हालत बिगड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यह एक बड़ा सवाल है। दून अस्पताल की अव्यवस्थाओं की जब पोल खुल रही है तो अधिकारी इसे सामान्य घटना का रूप देने में जुटे हैं। सवाल यह है कि प्रदेश में कई बड़ी बड़ी योजनाओं के शिलापट लगाने वाले विभागीय मंत्री धन सिंह रावत क्या इन घटनाओं से रूबरू हो भी पाते हैं या नहीं? और अगर होते हैं तो फिर इन घटनाओं को हल्के में टाल क्यों दिया जाता है? कोई ठोस कार्रवाई धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती? इन कुछ हाल ही में घटित घटनाओं से मंत्री तो मंत्री, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भी सरचर बोलने लगी है। वैसे ये नई बात नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही तो अक्सर बहुत बार देखने को मिल ही जाती है। अभी हाल ही में अधिकारियों के एक शासनादेश के मुताबिक दिल्ली में बनाए गए नए उत्तराखंड निवास में केवल नेता और आला अफसरों को ही ठहरने की सुविधा दिए जाने की बात कही गई थी। बाकी के लिए यहां प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। राज्य संपत्ति विभाग ने इसके लिए रेट लिस्ट और ठहरने के पात्र लोगों की सूची जारी कर दी थी। मतलब शासनादेश के मुताबिक आम लोग यहां नहीं जा सकते थे। वो तो ठीक हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये बात आ गई, जिसके बाद सीएम धामी ने तुरंत निर्देश दिए कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जन के लिए भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने
प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए और उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके, ऐसी व्यवस्था तुरंत की जाए। मुख्यमंत्री ने दरों का भी पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए। अब अधिकारियों की लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तोहमत ही लगाने का काम करती अगर सही समय पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात नहीं आती। मतलब लापरवाह अधिकारी सरकार की बदनामी कराने में कोई कोर कसर छोड़ने को मानो तैयार ही नहीं। अब अधिकारियों का जिक्र आया है तो पुलिस विभाग लिए चलते हैं। शासन ने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण घोषित कर रखा है। चुनाव से लेकर विभागीय भर्ती और योजनाओं में सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है। महिलाएं कलेक्टर बन सकती हैं, पुलिस कप्तान की कमान संभाल सकती हैं, हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, पुलिस से लेकर सेना में जौहर दिखा सकती हैं, लेकिन यहां महिला दरोगा थाना प्रभारी बनकर अपनी प्रतिभा का कमाल नहीं दिखा सकती हैं। या यूं कहें कि महिलाओं की थानेदारी नहीं चल सकती है। ये हम नहीं, पुलिस विभाग के आंकड़े बयां कर रहे हैं। कुमाऊं के 2 थानों और 1 चौकी में ही महिला दरोगा को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। करीब 98% थाने और चौकियों में पुरुष वर्ग का ही वर्चस्व है। कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 90 से अधिक महिला सब इंस्पेक्टर और 351 पुरुष सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन 98% थानों में पुरुष थानेदार ही कमान संभाले हुए हैं। हद तो यह है कि चौकी इंचार्ज तक महिलाओं को नहीं बनाया गया। थाने चौकियों में सिर्फ पुरुषों को वरीयता दी जाती है। नैनीताल जिले में 15 थाने और 37 चौकियां हैं। यहां एक भी महिला कर्मी थाने चौकियों में इंचार्ज नहीं है। पिथौरागढ़ में 16 थाने और 14 पुलिस चौकियां हैं। किसी भी चौकी पर कोई महिला दरोगा प्रभारी नहीं है। अल्मोड़ा जिले में 12 थाने और 13 चौकियां हैं। अल्मोड़ा के महिला थाने में ही सिर्फ महिला थानाध्यक्ष है। बागेश्वर में 6 थाने और 4 चौकियां हैं। यहां कोई भी महिला इंचार्ज नहीं है। उधम सिंह नगर जिले में 17 थाने और 52 चौकियां हैं। किसी की भी इंचार्ज महिला नहीं है। चंपावत में 8 थाने में से किसी का प्रभार महिला पर नहीं है। 11 चौकियों में सिर्फ एक चंपावत चौकी पर ही महिला के रूप में प्रभारी तैनात हैं। अधिकारियों की लापरवाही, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और महिला पुलिसकर्मियों की उपेक्षा के बीच सरकार के 3 बड़े फैसलों की बात करना भी जरूरी है। प्रदेश सरकार रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। सरकार उद्योग और पर्यटन क्षेत्र के लिए भूमि खरीद की अनुमति को प्राथमिकता दे सकती है, लेकिन ये अनुमति केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जो स्थानीय रोजगार का पक्का वादा करेंगे। इसके लिए दोनों क्षेत्र के निवेशकों को इस आशय का अनिवार्यता प्रमाण पत्र देना होगा कि वो रोजगार सृजन और निवेश के लिए मशीन इत्यादि लगाएंगे। यह खुलासा सशक्त भू कानून बनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की गैरसैंण में हुई बैठक में हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में तय हुआ कि सरकार राज्य हित में निवेश, रोजगार सृजन और भूमि की खरीद फरोख्त का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिनियम में उचित प्रावधान करेगी। ये अच्छा फैसला रोजगार बढ़ाने के नजरिए से बेहद कारगर साबित हो सकता है, बशर्ते इसको सही ढंग से अमली जामा पहनाया जाए। इसके साथ ही सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला और लिया है। अगर ये फलीभूत हुआ तो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अच्छे दिन आ सकते हैं। अब उत्तराखंड की महिलाओं और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब सीधे वो इसको सरकार को बेच सकेंगे। दरअसल उत्तराखंड में अलग अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत 8 श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलिटेस बिस्किट, मुनस्यारी चक्राता हर्षिल की राजमा, चौलाई तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा गहत, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने वाले समारोहों, बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद ही खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश पहला बन जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित किया गया था। समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। विशेषज्ञ समिति के बाद समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम के लिए नियमावली बनाने के लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद इस कानून की नियमावली भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब सरकार इसको धरातल पर उतारने जा रही है। इन सभी खट्टी मीठी खबरों के बीच एक सुखद खबर भी उत्तराखंड के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। उत्तराखंड राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सबसे पहले शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की पहल की थी, जिसे उत्तराखंड सरकार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए इस पर काम किया। उत्तराखंड शीतकालीन चारधाम यात्रा के 4 प्रमुख पड़ाव होंगे। इन पड़ावों को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की कोशिश उत्तराखंड में की जा रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर है। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार शीतकाल में प्रवास करते हैं। सर्दियों में 6 महीने यहां भगवान केदार की पूजा होती है। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दूसरे पड़ाव में जोशीमठ आता है। जोशीमठ में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है। यह नरसिंह भगवान की मूर्ति है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर में आदि शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होती है। हिंदुओं के लिए यह मंदिर काफी खास है। शीतकालीन चारधाम यात्रा का तीसरा पड़ाव खरसाली है। खरसाली उत्तर काशी में पड़ता है। खरसाली में मां यमुना की सर्दियों में पूजा होती है। यह यमुना का शीतकालीन प्रवास स्थल है। शीतकालीन चारधाम यात्रा का चौथा पड़ाव मुखवा है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में यहां मां गंगा की पूजा होती है। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मुखवा गांव में ही मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार उत्साहित है। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने से न केवल उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा, बल्कि इससे 6 महीने रोजगार करने वाले स्थानीय अब पूरे साल भर रोजगार के जरिए अपने परिवार के लिए कमाई कर धन अर्जित कर सकेंगे। सरकार को भी इस शीतकालीन यात्रा से राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर पड़ने वाले दबाव को भी इससे कम किया जा सकेगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा उत्तराखंड को एक नए नजरिए से देखने की पहल है। इसमें अध्यात्म, पर्यटन, एडवेंचर सब कुछ शामिल है। इस शीतकालीन यात्रा को लेकर हम पूरी रिसर्च के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करेंगे कि कैसे इससे प्रदेश के आमजन को बेनिफिट और पर्यटकों को कैसे उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकेगा। फिलहाल आज के अनकट हफ्ते में बस इतना ही।